ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार चंदेल, सहायक आचार्य वनस्पति शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीएससी पार्ट थर्ड के विद्यार्थियों के लिए है, जो उनके विषय वनस्पति शास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण जैविकी से संबंधित है। आज का हमारा टॉपिक है डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण। यह टॉपिक जयनारायण विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम अनुसार इस प्रश्न पत्र की इकाई चतुर्थ में शामिल किया गया है। मरुस्थलीकरण, डेजर्टिफिकेशन। मरुस्थल शब्द का नाम लेते ही एक जल रहित, तीव्र झुलसने वाला, तेज चलती आंधियां तथा दूर दूर तक छायाहीन एवं वनस्पति रहित क्षेत्र का आभास होता है। अर्थात वहाँ निगाहें उठाकर देखने पर दूर दूर तक रेत ही रेत दिखलाई देती हैं। तो हम जब रेगिस्तान या मरुस्थल की बात करते हैं तो हमें ये दिखाई देता है कि ऐसा स्थान है जहाँ पर वनस्पति की बहुत कमी दिखाई देगी आपको, और पानी बहुत कम मात्रा में देखने को मिलेगा। तीव्र झुलसाने वाली धूप या बहुत तीक्ष्ण धूप का अनुभव होगा, और गर्मियों के मौसम के अंदर आंधियों का प्रकोप दिखाई देगा। इसके विपरीत कहीं कहीं पर छोटी छोटी झाड़ियाँ तथा कंटीले सूखे पत्तियों रहित वृक्ष क्षेत्र बंजरपन को चुनौती देते हुए प्रतीत होते हैं। वस्तुतः तो इस तरह से मरुस्थल के बारे में आप कल्पना देख सकते हैं कि मरुस्थल में क्या क्या चीज़ें दिखाई देती है हमें। अधिकांशतः हमें ये देखने को मिलता है कि बड़े बड़े पेड़ों का इसमें अभाव होता है। अगर पेड़ दिखाई भी देते हैं तो उनके ऊपर आपको पत्तियाँ बहुत कम नज़र आएगी या कांटों में रूपांतरित दिखाई देगी। अगर हम शाब्दिक अर्थ लें मरुस्थल का, तो मृत भूभाग है, अर्थात वह भूभाग जिसमें सतही जल का अभाव होता है। अर्थात हम सरफेस वाटर की बात करते हैं कि ऊपर जो सरफेस पे जो या सतह पे जो पानी पाया जाता है उसका अभाव होता है। यहाँ पर आप ये देखें कि सूर्य का प्रकाश इतना तीव्र होता है या तेज गति तीव्रता लिए होता है कि यहाँ पर जो इवेपोरेशन है, वाष्पीकरण, तथा अगर यहाँ पर अगर पादप हैं तो वहाँ पर वाष्पोत्सर्जन भी बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। और इन वाष्पोत्सर्जन को रोकने के लिए यहाँ के पादपों के अंदर विभिन्न प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं। इसके साथ ही वहाँ की मिट्टी में जैविक तत्वों व आर्द्रता का अभाव होता है। तो हम इसमें देखें कि जो ऑर्गेनिक मैटर हैं या कार्बनिक पदार्थ हैं, इसके अलावा ह्यूमिडिटी की बात करें या नमी का देखें तो नमी भी इसके अंदर कम पाई जाती हैं। तो मरुस्थल में हम ये देख सकते हैं कि विषम परिस्थितियाँ अधिक देखने को मिलती हैं। एक्सट्रीम जीरिक कंडीशन या हम कहें कि चरम शुष्क अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। जलवायु की दृष्टि से अगर हम बात करें तो पृथ्वी पर मरुस्थल ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां भूभाग से वर्षण की तुलना में अत्यधिक वाष्पन होता है। मतलब रेनफॉल या वर्षा की मात्रा बहुत कम होती है और यहाँ पर वाष्पन इवेपोरेशन या वाष्पीकरण बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलता है, जिसके कारण मृदा अथवा वायु में विद्यमान आर्द्रता किसी भी प्रकार की वनस्पति या पेड़ पौधों की वृद्धि में अपर्याप्त रहती है। ऐसे क्षेत्रों का तापमान अत्यधिक रहता है, तो तापमान भी अधिक रहता है। मरुस्थलीकरण का सामान्य अर्थ है उपजाऊ एवं अमरुस्थली भूमि का मरुस्थली भूमि में परिवर्तित हो जाना। तो हम ये देखें कि ऐसे भूभाग हैं जहाँ पर अभी जो वनस्पति का है वो आवरण पाया जाता है, और बाद में हम ये देखें कि वो वनस्पति का आवरण कम होते होते जो भूमि है वो वनस्पति रहित रह जाए। तो हम कहेंगे कि उपजाऊ भूमि का मरुस्थल में परिवर्तन होना मरुस्थलीकरण या डेजर्टिफिकेशन कहलाता है। मरुस्थलीकरण एक प्रकार का भू विकृतीकरण है जिसके अंतर्गत शुष्क भूमि क्षेत्र का विस्तार होता है, अर्थात शुष्कता वाली भूमि बढ़ती जाती है। इसके परिणाम स्वरूप यहाँ पानी के स्रोत, वनस्पतियाँ एवं वन्य जीव विलुप्त होने लगते हैं। इसके अनेक कारण हैं जिनमें मुख्य हैं मौसम परिवर्तन एवं मानव गतिविधियाँ। तो क्लाइमेटिक चेंजेस भी हैं और एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ हैं, मानव जनित गतिविधियाँ हैं। उपजाऊ भूमि का मरुस्थल में परिवर्तन होने का मुख्य कारण अकाल एवं वन कटाई है।
तो हम ये देखेंगे डिफॉरेस्टेशन और यहाँ पर जो ड्रॉट पाए जाते हैं, फेमाइन पाए जाते हैं, अकाल पाए जाते हैं, ये इसके प्रमुख कारण हैं जिसके कारण उपजाऊ भूमि मरुस्थल में परिवर्तित हो जाती है। पर्यावरणविद एवं पारिस्थितिकी विज्ञानियों के अनुसार मरुस्थलीकरण एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है और सीक्वेंशियल प्रोसेस है, अचानक नहीं होती है, कई सालों के परिणाम स्वरूप होती है ये, जो जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, मृदा, जीव जंतु तथा मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। मतलब कंबाइंड इफेक्ट देख सकते हैं, जहाँ पर आप क्लाइमेट भी देख सकते हैं, नेचुरल वेजिटेशन भी देख सकते हैं, सॉइल भी देख सकते हैं, यहाँ के आपके जो एनिमल्स हैं और सबसे मेन यहाँ का जो ह्यूमन बींग्स हैं और सभी के क्रियाकल्पों के परिणाम है यह, तथा इसे मानव द्वारा पारिस्थितिक क्रम का या तंत्र में अवरोध माना जा सकता है। इन क्षेत्रों को शुष्क क्षेत्र भी कहा जाता है, ड्राई एरियाज भी कहा जाता है इनको, जेरी कंडीशन के कारण, क्योंकि इन क्षेत्रों में वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता 30% से कम तथा मात्र 10% भी हो सकती है। तो 30% तो कम है ही है और कभी कभार 10% के आसपास भी देखी गई है, जो कि चिरस्थायी पौधों के उगने के लिए निश्चित रूप से अपर्याप्त रहती हैं। तो यहाँ पर हम देखें कि परमानेंटली अगर कोई प्लांट सर्वाइव करना चाहे तो वो उसके लिए काफ़ी सहायक सिद्ध नहीं होती हैं, उसके लिए इनसफिशियंट रहती है। संपूर्ण पृथ्वी के क्षेत्रफल का लगभग 35% भाग मरुस्थलों, अर्ध मरुस्थलों तथा सूखे भाग के मैदानों से घिरा हुआ है। तो 35% एरिया देख सकते हैं अर्थ का, जिसमें हम डेजर्ट की बात कर सकते हैं, सेमी डेजर्ट की बात कर सकते हैं, या ड्राई एरियाज़ की बात करते हैं, और एरिड जोन की बात कर सकते हैं। वर्षा की मात्रा में हुई कमी, दोषपूर्ण जल वितरण, अनुचित मानवीय क्रियाकलापों तथा वनों के विनाश से इन मरुस्थलीकरण या मरुस्थलीय क्षेत्रों का निरंतर प्रसार हो रहा है। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं और जिसके कारण भी मरुस्थलियों का प्रसार या हम कहें कि फैलाव हो रहा है। भारत तथा विश्व के अनेक देशों के प्राचीन साहित्य में बड़े बड़े रेगिस्तानों को पार कर सुदूर देशों तक व्यापार करने तथा दूसरे देशों को जीतने के लिए ले जाई गई सेनाओं का वर्णन मिलता है। उस समय इस अलंघ्य क्षेत्र को पार करने के लिए ऊँटों के बड़े बड़े काफिले चला करते थे। वर्ष 1930 तक ऊँट ही रेगिस्तान के सर्वेक्षण के प्रमुख साधन थे। तो यहाँ जो भी एक्सप्लोरेशन हुआ या रिसर्च हुई है तो वो उसके लिए ऊँट ही वो एक साधक था, साधन रहा जिसके द्वारा इसको रेगिस्तान को पार किया जा सकता था। इसके बाद ही विभिन्न वाहनों, हवाई सर्वेक्षणों तथा उपग्रह के द्वारा सुदूर संवेदी रिमोट सेंसिंग के माध्यम से इस बारे में या इस क्षेत्र के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त हो पाई। विश्व में सर्वप्रथम वर्ष 1918 में ऑस्ट्रिया डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन ने बताया कि संसार के 1456 लाख वर्ग किलोमीटर भूभाग का 28% क्षेत्र 250 mm वर्षा से कम वर्षा वाला तथा 14% 250 से 500 mm वर्षा वाला शुष्क क्षेत्र है। तो कोपेन ने इस तरह से वर्गीकरण दिया था और क्लासिफिकेशन दिया कि संसार का करीब करीब 28% भाग 250 mm कम वर्षा वाला है और 14% भाग 250 से 500 mm वर्षा वाले क्षेत्र में आता है। तो ये दोनों ही भाग जो है और जिसमें 500 mm से कम बरसात हो रही है, इनको हमने कोपेन ने शुष्क क्षेत्र के अंदर वर्गीकृत किया। मिग्स द्वारा वर्ष 1953 में निर्मित संसार के मरुस्थलों के आर्थिक वर्षा सिंचन के मानचित्र के आधार पर मैकगिनीज ने वर्ष 1968 में संपूर्ण शुष्क क्षेत्रों को वर्षा की मात्रा के आधार पर 3 क्षेत्रों में विभक्त किया। तो जो शुष्क क्षेत्र हैं या हम कहेंगे एरिड जोन्स हैं, उनको वर्षा की मात्रा के अनुसार 3 क्षेत्रों में विभक्त किया गया। 60 से 100 mm औसत वार्षिक वर्षा वाले अत्यधिक शुष्क क्षेत्र, एक्सट्रीमली हम कह सकते हैं जिरिक एरिया हैं या ड्राई एरियाज हैं, और 100 से 250 mm 100 से 250 mm औसत वार्षिक वर्षा वाले शुष्क क्षेत्र, और 250 से 500 mm औसत वार्षिक वर्षा वाले अर्ध शुष्क क्षेत्र, सेमी एरिड जोन की बात कर सकते हैं हम। मरुस्थलों की प्रकृति तथा मरुस्थलीकरण के कारणों डेजर्टिफिकेशन के अध्ययन के लिए नैरोबी में वर्ष 1977 में संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में एक संगोष्ठी यूएनओ कॉन्फ्रेंस ऑन डेजर्टिफिकेशन यूएन कोड आयोजित की गई। इस संगोष्ठी में मरुस्थलीकरण को इस प्रकार परिभाषित किया गया है: मरुस्थलीकरण भूमि की जैविक क्षमता में कमी या विनाश है।
जो कि अंततः मरुस्थलीय परिस्थिति तक पहुंच जाती हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि जैसे जैसे भूमि की जो जैविक क्षमता है, ये बायोटिक उसकी कैपेसिटी है, वो अगर कम होती जाए या डिस्ट्रॉय हो जाए तो धीरे धीरे वो डेजर्टिफिकेशन या डेजर्ट कंडीशन के अंदर वो भूमि पहुंच जाती है। इस सम्मेलन में विश्व के संपूर्ण मरु प्रदेश के लिए एक मानचित्र तैयार किया गया, जिसके अनुसार ऑस्ट्रेलिया के 75%, अफ्रीका के 34%, एशिया के 31%, अमेरिका के 19% और यूरोप के 2% भाग में रेगिस्तान के प्रसार का संकट व्याप्त है। तो आप ये देख सकते हैं कि यूरोप के अंदर सबसे कम 2% भाग में ही रेगिस्तान के प्रसार होने की संभावना है। संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेषज्ञों के अनुसार प्रत्येक वर्ष एक अमेरिकी राज्य के क्षेत्रफल के बराबर भूमि का विश्व में वर्षीकरण हो रहा है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में सहारा के रेगिस्तान का आकार 20% और बढ़ जाएगा। थार के मरुस्थल का क्षेत्रफल भी दिनों दिन इसी प्रकार बढ़ रहा है। विगत 100 वर्षों में मरुस्थलों ने ऐसे विशाल क्षेत्रों को निगल लिया है जो किसी समय सघन वनों से युक्त अथवा उपजाऊ प्रदेश थे, जहां पर डेंस फॉरेस्ट होते थे कभी, आज हमें वहाँ रेगिस्तान देखने को मिलते हैं। थार के मरुस्थल में भी सरस्वती एवं दृष्टवती नदियों का प्रवाह वैदिक युग में होने के प्रमाण मिलते हैं, जो कालांतर में मरुस्थल में बदल गए हैं। एक सर्वेक्षण प्रतिवेदन सर्वे रिपोर्ट के अनुसार विश्व में प्रतिवर्ष 2 करोड़ 60 लाख डॉलर की क्षति कृषि उत्पादन में हो रही है। इसके साथ ही पर्यावरण में असंतुलन, दुर्लभ व कीमती प्राणियों एवं विलक्षण वनस्पतियों के विलुप्त होने का खतरा भी दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। तो एनवायरनमेंट में आप देख सकते हैं इम्बेलेंस देख सकते हैं, और रेयर एंड प्रीशियस या बेस कीमती प्राणियों की कई जातियाँ, चाहे वनस्पति की हो या प्राणियों की हो, दिनों दिन खतरा लुप्त होने के कगार पे दिखाई दे रही है। बढ़ती हुई जनसंख्या, पॉपुलेशन, अनियोजित औद्योगिकरण, अनप्लान्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन, अनियंत्रित नगरीकरण, अनकंट्रोल्ड सिविलाइजेशन, अर्बनाइजेशन तथा अन्य परिस्थितियों से इनके प्राकृतिक संसाधनों में लगातार ह्रास होने से पर्यावरण संबंधी समस्याएं विकट रूप से धारण करती जा रही है। निसंदेह ये एक चिंतनीय विषय है जिस पर अमल करना बहुत आवश्यक है। तो मरुस्थल बहुत तेज़ गति से बढ़ रहे हैं, काफ़ी हमारे सामने समस्याएं हैं, को काफ़ी तो एंथ्रोपोजेनिक हैं, मानव जनित ही समस्याएं हैं, जिसके कारण मरुस्थल का विस्तार आपको देखने को मिलता है और जंगलों का जो है सीमितीकरण देखने को मिलेगा आपको। विश्व में मरुस्थल बिखरे हुए नहीं है, अपितु ये दो असतत पट्टियों में फैले हुए हैं। तो हम स्केटर्ड नहीं बात कर सकते हैं, एक उनका डिस्ट्रीब्यूशन है, दो अनकंटिन्यूसली स्ट्रेप्स हैं या असतत पट्टियाँ हैं जिसमें फैले हुए हैं। एक उत्तरी गोलार्ध में तथा दूसरी दक्षिणी गोलार्ध में है। तो एक नॉर्थ हेमिस्फीयर में है और दूसरी साउथ हेमिस्फीयर में है। ये मोटे तौर पर कर्क रेखा व मकर रेखा के साथ साथ पाए जाते हैं। तो जो कैंसर लाइन है और नीचे दक्षिणी गोलार्ध के अंदर जो कैप्रिकॉर्न लाइन है, मकर रेखा है, उसके साथ देखे गए हैं। ये पृथ्वी की सतह का 1/3 भाग घेरे हुए हैं, जबकि सतह के 0.7% भाग में रेत के टीले पाए जाते हैं। मरुस्थल का सबसे विशाल क्षेत्र पृथ्वी के चारों ओर 30 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच दो चौड़ी पट्टियों में पाया जाता है। उत्तरी गोलार्ध में अफ्रीका का सहारा, अरेबिया, सीरिया, जॉर्डन, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, पाकिस्तान तथा भारत थार के मरुस्थल हैं। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी अफ्रीका का कालाहारी, ऑस्ट्रेलिया तथा पश्चिमी अर्जेंटीना के मरुस्थल सम्मिलित हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि दोनों गोलार्धों के अंदर 30 डिग्री जो अक्षांश हैं वहाँ पर आपको ये पट्टियाँ मिलती हैं जहाँ पर रेगिस्तान देखने को मिलते हैं। मुख्य रूप से मरुस्थल का या रेगिस्तान दो प्रकार के होते हैं, गर्म व ठंडे। और राजस्थान का थार मरुस्थल गर्म व अंतस्थलीय प्रकार का है। किसी क्षेत्र या स्थान को कितनी मात्रा में वर्षा जल प्राप्त होता है, इसके आधार पर वर्षण सूचकांक भारतीय मरुस्थल को मुख्य रूप से शुष्क तथा अर्ध शुष्क भागों में विभक्त किया जा गया है। हमारे देश का 12.13% शुष्क क्षेत्रफल शुष्क क्षेत्र के अंतर्गत तथा 29.13% क्षेत्रफल अर्ध शुष्क क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो हम ये देख सकते हैं कि एरिया वाइज कितना हिस्सा शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र में आता है। हमारे देश के राजस्थान प्रांत में मरुभूमि का क्षेत्रफल 1.1
1 लाख वर्ग किलोमीटर हैं, जो देश की कुल मरुभूमि का 61% है। विशेष रूप से राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र के 12 जिले इससे सर्वाधिक ग्रस्त हैं। तो 12 जिलों के अंदर आप राजस्थान के रेगिस्तान देखने को मिलता है हमें। गुजरात व कच्छ का मरुस्थल भी एक विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है। इन क्षेत्रों में जमाव बिंदु के नीचे तापमान जहां दिसंबर जनवरी माह में होता है, वहीं जून में यह बढ़कर 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो वर्षा का वार्षिक औसत 37.5 सेंटीमीटर है तथा वायु का औसत वेग 16 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक होता है। राजस्थान में रेत के टीलों की लंबाई 100 मीटर से अधिक तक देखी गई है। गर्मी के मौसम में जब भीषण गर्मी पड़ती है तब इन क्षेत्रों में भयंकर आंधियां चलती हैं, जिससे रेत के टीलों का स्थानांतरण समतल मैदानी क्षेत्रों में हो जाता है। फलतः संपूर्ण जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो जाता है। तो हम ये देख सकते हैं कि जो रेगिस्तान है, स्पेशली अगर हम ये बात करें ग्रेट इंडियन डेजर्ट की बात करें और थार के मरुस्थल की बात करें, तो थार का मरुस्थल आपको भारत के पश्चिमी क्षेत्र के अंदर दिखाई देता है। और अगर हम अपने राजस्थान की बात करें तो इसकी 12 जिलों की बात की गई है जो मरुस्थल के या थार मरुस्थल के एरिया में आते हैं, क्षेत्र में आते हैं। तो मरुस्थल में हम ये देखते हैं कि सबसे जो है कि जलवायु उसकी, तो जलवायु यहाँ की गर्म रहती है। तापमान आप देखें तो गर्मियों में 49 डिग्री तक जैसे बात की गई, और सर्दियों में अगर बात करें दिसंबर में तो जमाव बिंदु के आसपास या उसके नीचे आ जाता है। और जो वर्षा का है वो मात्रा बहुत कम होती है और वो भी कम दिनों के लिए होती है। और अगस्त के अंदर या अगस्त सितंबर के आसपास बरसात होती है इसके अंदर। और यहाँ पर आप देखें सैंड ड्यून्स बहुत सारे हैं। और आप ये देखें कि गर्मियों में तप्त हवाएं चलती है जिनको हम लू कहते हैं, और आंधियों का प्रकोप होता है, मतलब हवा के साथ में मिट्टी के कण मिले रहते हैं। दिन का तापमान बहुत अधिक हो जाता है तो रातें अधिक ठंडी हो जाती हैं और तापांतरण अधिक देखने को मिलता है हमें रेगिस्तान के अंदर। तो ये रेगिस्तान के कुछ ऐसे लक्षण हैं जो हमें दिखाई देते हैं। मरुस्थल के निर्माण एवं विस्तार के कारण, कॉजेज ऑफ डेजर्टिफिकेशन, तो मरुस्थल या मरुस्थल के फैलाव के क्या कारण हो सकते हैं उसके बारे में हम बात करें। मरुस्थलीकरण संपूर्ण विश्व में पर्यावरण की एक प्रमुख समस्या है। इसके कारण पर्यावरण अवकर्षित हो रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि पुरानी दुनिया ओल्ड वर्ल्ड अर्थात एशिया इत्यादि के अधिकांश रेगिस्तान मानव निर्मित है, अर्थात उनके बनने में मनुष्य के विनाशकारी क्रियाकल्पों विशेष रूप से उत्तरदायी हैं। जलवायु तो केवल ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करती है जिनके परिणामस्वरूप मरुस्थलीय परिवर्तन संभव होते हैं। सहारा के विशाल मरुस्थलीय प्रदेशों में ऊंट व बकरियों का प्रवेश तथा चराई ऐसे 2 कारण थे जिनसे मरुभूमि व मूल वनस्पतियों पर दुष्प्रभाव देखा गया। सहारा से ही जुड़े एक छोटे से क्षेत्र में जानवरों के चरने तथा प्रवेश पर रोक लगा देने से बड़े उत्साहवर्धक परिणाम प्राप्त हुए। इस क्षेत्र की मूल वनस्पति पुनः विकसित हो गई तथा भूमि का जल स्तर भी बढ़ गया। इसके साथ ही वेगवान आंधियों की गति में भी कमी आई। इस प्रकार क्षेत्र पहले के समान हरा भरा हो गया। भारतीय विशेषज्ञों के अनुसार तथा पुरातात्विक प्रमाणों के आधार पर यह सिद्ध हो चुका है कि आज से लगभग 75,000 वर्ष पहले थार के रेगिस्तानी क्षेत्र में प्रचुर वर्षा होती थी। यहाँ कई झीलें, नदियों एवं सघन तथा विशाल वन थे। समुद्र का विस्तार भी इस क्षेत्र में था। सांबर व पचपदरा की झीलें तथा वैदिक कालीन सरस्वती नदी का अस्तित्व भी सिद्ध हो चुका है। विशालकाय डायनासोरों का कंकाल इस क्षेत्र की प्राकृतिक संपदा की पुष्टि करते हैं। तो ये कई ऐसे पुराने हमारे पास प्रमाण हैं जो ये बताते हैं कि यहाँ पर जो रेगिस्तान है वो पुराने समय में रेगिस्तान ना होकर यहाँ पर हरा भरा क्षेत्र था और जिसके अंदर पानी की बहुतता थी। मरुस्थलीकरण के निम्नलिखित 3 कारण प्रतिपादित किए गए। डेजर्टिफिकेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल जो रीजन्स हैं कॉजेज हैं उसकी बात करें। जलवायु संबंधी क्रियाएं, जलवायु परिवर्तन भूमंडलीय वातावरण में जलवायु चक्र के परिवर्तन का परिणाम है, जिसके कारण दक्षिणी ग्रीष्म मानसून का सुडानो-सहेलियन पट्टी में प्रवेश क्रमशः कम होता जाता है। यह जलवायु चक्र 220 वर्षों से चल रहा है।
तथा वर्ष 2025 तक ये न्यून बिंदु तक पहुंचेगा। उस समय तक सूखा जैसी अन्य परिस्थितियां उत्पन्न होने का यही प्रमुख कारण बना रहेगा। तो ये एक जियोग्राफिकली थॉट है, ये बात है जिसके आधार पर हम बता रहे हैं कि जो दक्षिणी जो ग्रीव्स मानसून है वो सूडान और सहेलियन पट्टी में प्रवेश क्रमशः कम होता जाता है, और जिससे वहाँ पर बारिश भी धीरे धीरे कम होती जाती है। और ये चक्र की जो बात कर रहे हैं वो 220 वर्षों से चल रहा है, और ये 2025 में अपने न्यून बिंदु पे पहुंचेगा और लोएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा। प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन ये सबसे जो प्रमुख कारण है, इसके कारण वन संपदा का नाश हो जाता है, भूमि क्षरण होता है, सॉइल इरोजन देखने को मिलता है, भू क्षारीयता में वृद्धि हो जाती है, भूमि के अंदर अगर हम बात करें साल्ट के या एल्कलिनिटी की उसकी वृद्धि होती है, वाष्पीकरण होता है, इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, जल क्रांति, मिट्टी की नमी तथा कार्बनिक पदार्थों की अनुपलब्धता, तो जो मॉइस्चर हैं और ऑर्गेनिक मटेरियल हैं वो सॉइल के अंदर या भूमि के अंदर कम हो जाता है आदि होती है, जिनका मरुस्थलीय परिस्थितियों के परिवर्तन में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो डेजर्टिफिकेशन में काफ़ी बड़ा रोल रहता है इनका। जैव भौतिकीय पुनर्भरण, भौतिक, जैविक एवं खनिज संबंधी भूमि परिवर्तन का वातावरण पर भी प्रभाव पड़ता है, विशेषकर उन संवेदनशील क्षेत्रों पर जो कि अर्ध शुष्क क्षेत्र व प्रमुख दाब क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। उपरोक्त प्रमुख कारकों के सकारक अन्य कारण भी हैं, जैसे मनुष्य तथा पशुओं की जनसंख्या में व्यापक वृद्धि। तो जो पॉपुलेशन या जनसंख्या का जो विस्फोट है वो काफ़ी बड़ा रोल अदा कर रहा है। वनों में लकड़ी की व्यापक कटाई और डिफॉरेस्टेशन की बात करें, वनों की कटाई, अंधाधुंध, कार्बनिक पदार्थों की प्रभावित एवं चराई क्षेत्रों की अनुपलब्धता, पर्यावरण संतुलन की ओर ध्यान न देकर कृषि कार्य का करना। ये भी देखा गया है कि एग्रीकल्चर लैंड के लिए हम जंगलों को काट रहे हैं, पर्यावरण संतुलन बिगाड़ रहे हैं। मृदा का दोषपूर्ण प्रबंधन, लवणीयता, प्रशासनिक स्तर पर विभिन्न विभागों में समन्वय का अभाव, दीर्घकालिक नीति की कमी, मरुभूमि के अध्ययन का संकुचित क्षेत्र, मरुभूमि सुधार के लिए विभिन्न कार्यक्रमों में स्थानीय लोगों के सहयोग की अवहेलना आदि कुछ ऐसे कारण हैं जो कुछ हद तक मरुभूमि के विस्तार में या प्रसार में सहायक हैं। मरुस्थलीकरण में पर्यावरण एवं पारिस्थितिक तंत्र में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप शुष्कता का विस्तार होता है। इस विस्तार में प्रमुख भूमिका 4 कारकों की ही रहती है, वो ये हैं। वनस्पति आवरण में क्षति, जो वेजिटेशन कोट है या वेजिटेशन कवर है उसके अंदर कमी होना, वायुमंडल की आर्द्रता में कमी, और एटमॉस्फेरिक जो ह्यूमिडिटी मॉइस्चर है वो कम होना, तापमान में वृद्धि, टेम्परेचर में इंक्रीज होना, तथा मृदा अपरदन या मृदा का कटाव। तो मृदा के अंदर भी आप इरोजन देख सकते हैं, कटाव देख सकते हैं। वायु द्वारा शुष्क प्रदेशों में निरंतर मृदा अपरदन, यदाकदा जल द्वारा मृदा का कटाव, मृदा की लवणीयता से उत्पादन का क्षीण होना। तो ये कुछ 4 ऐसे कारक हैं जो मरुस्थलीकरण को बढ़ावा देते हैं, उसके प्रसार में मुख्य भूमिका अदा करते हैं। प्रारंभ में यह प्रक्रिया सीमित रहती है, जो कि मरुस्थलीकरण की प्रारंभिक अवस्था होती है। इस अवस्था में ही इस समस्या पर ध्यान न देने से अवकर्षण क्रमशः अधिक होता जाता है, तो ये मरुस्थलीकरण बढ़ता जाता है। मरुस्थलीकरण जब प्राकृतिक कारणों से होते हैं तब इसे प्राकृतिक मरुस्थलीकरण कहते हैं। तो हम ये देखें कि जो प्रारंभिक परिस्थितियां हैं, अगर उस दौरान अगर हम सही तरीके से ध्यान ना दे पाएँ तो ये मरुस्थलीकरण की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी तीव्र गति से फैलते हुए और उपजाऊ भूमि को मरुस्थल में परिवर्तित कर देती है। मरुस्थलीकरण जब प्राकृतिक कारणों से होता है तब इसे प्राकृतिक मरुस्थलीकरण, फिजिकल डेजर्टिफिकेशन कहते हैं, जबकि मानवीय तथा तकनीक जनक कारणों से होने वाले मरुस्थलीकरण को मानवीय तथा तकनीक जनित मरुस्थलीकरण, टेक्नोजेनिक डेजर्टिफिकेशन कहते हैं। इसको तकनीकी कारणों से होता है। सामान्यतः दोनों कारक एक क्षेत्र में क्रियाशील रहते हैं। मोटे तौर पर मरुस्थलीकरण से तात्पर्य है मरुस्थलीय दशाओं या अवस्थाओं का क्रमशः सघन होते जाना। यह वह प्रक्रिया है जिससे जैविक उत्पादकता में बाधा पड़ती है
तथा जिसके कारण पादप प्रजातियों की संख्या व सघनता में कमी होती जाती है। इन सभी गतिविधियों के कारण विकास का क्रम क्षीण होने लगता है। तो ये आप ये देख सकते हैं डेजर्टिफिकेशन। संयुक्त राष्ट्र संघ के सूडानो सहेलियन कार्यालय यूएनएसओ 1970 के अनुसार मरुस्थलीकरण के कारणों को निम्न बिंदुओं में परिलक्षित किया जा सकता है। डेजर्टिफिकेशन के जो रीजन्स हैं, काउजेज हैं, उसको हम निम्न बिंदुओं के अंदर देख सकते हैं। क्षेत्रीय भूभाग का ह्रास, रेंज लैंड डिटीरियोरेशन, जिसके अंतर्गत अखाद्य तथा मरुस्थलीय पौधों में वृद्धि, शाकीय वनस्पतियों में कमी, मुख्यतः जल स्रोतों के आसपास, झाड़ियों और अखाद्य घास का विकास, भूक्षरण, अल्पकालिक वनस्पति संबंधी स्रोतों तथा सूखे के दुष्प्रभाव सम्मिलित हैं। तो ये रेंज लैंड डिटीरियोरेशन की बात हुई। शुष्क भूभाग का ह्रास, ड्राई लैंड डिटीरियोरेशन, इसके अंतर्गत सतही मिट्टी की कमी, भूक्षरण या मृदा अपर्दन का बढ़ना, अकाल का उत्पादन पर दुष्प्रभाव, कार्बनिक खाद की उपलब्धता में कमी, उपयोगी लकड़ी के लिए वृक्षों का कटाव, अखाद्य निर्यात फसलों का विकास, उपजाऊ भू विकास साधनों में कमी एवं रेत का खेतों में फैलाव आदि सम्मिलित हैं। तो ये ड्राई लैंड डिटीरियोरेशन है। और तीसरा जो हमारा है वो है सिंचित भूपतन, इरिगेटेड लैंड डिजनरेशन। इसके अंतर्गत लवणीयता का फैलाव होता है, भूजल का अत्यधिक दोहन, वाष्पीकरण, क्षारीयता तथा जल ग्रहण क्षेत्रों में जल क्रांति आदि सम्मिलित हैं। तो ये यूएनएसओ यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के सूडो सहेलियन कार्यालय के द्वारा कुछ 3 बिंदु बताए गए, रेंज लैंड डिटीरियोरेशन, ड्राई लैंड डिटीरियोरेशन, इरिगेटेड लैंड डीजनरेशन। इन तीनों के कारणों से आप देख सकते हैं मरुस्थलन का जो है वो फैलाव हो रहा है। उपरोक्त 3 प्रमुख कारणों के अतिरिक्त हमें प्रतिदिन होने वाले अन्य कारणों पर भी ध्यान देना होगा अत्यावश्यक, क्योंकि ये मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया हेतु उत्तरदायी होते हैं। इन सभी के मध्य सामंजस्य देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि जो जल की कमी है वो किसके कारण हो सकती है। तो जल की कमी हो तो उष्णता बढ़ रही है, आप देखें, और सभी पे उसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो जल की कमी के कारण देखने को मिलते हैं। पूंजी, शिक्षा एवं अलगाव। मरुस्थलीय प्राणियों तथा वनस्पतियों में पारस्परिक संबंध दिखाने के लिए ये चार्ट दिखाया गया है और जिसमें इस चीज़ को देखा जाता है। यह देखा गया है कि मरुस्थल की विषम वातावरणीय परिस्थितियों का पौधों पर प्रभाव पड़ता है। इसके पश्चात पशुओं तथा मानव पर पड़ता है। तो सबसे पहला जो प्रभाव देखने को मिलता है वो वनस्पति पे है और उसके पश्चात ये प्रभाव आप क्रमशः देख सकते हैं पशुओं पर तथा मानव पर। अंततः मनुष्य के लिए निर्धनता की स्थिति आ जाती है। तो जो गरीबी की बात आती है, ये निर्धनता की बात है, वो सीधी सीधी मरुस्थल से जुड़ी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि निर्धनता दिखाई देती है और जल की कमी मरुस्थल को इंडिकेट करती है, मरुस्थल को विस्तार को प्रोत्साहित करती है और मरुस्थलों के जो विस्तार होता है उसके कारण आप देख सकते हैं कि निर्धनता की स्थिति डेवलप होती है। निर्धनता से जुड़ी हुई पूंजी है, पूंजी की कमी हो जाती है और शिक्षा में आप कमी देखने को मिल सकती है आपको। कृषि उपज में कमी होने से निर्धनता एवं सीमित व्यवहारिक ज्ञान मनुष्य में विलगाव की भावना पैदा करता है। तो ये आप देख सकते हैं और विलगाव की ये लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न कर देता है और भावना को और दृढ़ कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसके कार्य संचालन और प्रबंधन क्षमता में कमी आ जाती है। अतः पशुधन और उसके उत्पादन जैसे दूध, घी, छाछ, पनीर, दही, मांस व ऊन आदि की पैदावार में कमी आ जाती है। इस प्रकार प्रतिकूल वातावरण मनुष्य को आर्थिक शारीरिक रूप से कमजोर कर देते हैं एवं मानसिक रूप से विक्षिप्त कर देते हैं। तो आप ये केवल मरुस्थल के अंदर सीधे प्रभाव नहीं देख सकते, आप परोक्ष रूप से भी ये प्रभाव देखने को मिल सकते हैं कि मरुस्थल कहीं न कहीं आप ये देखें कि मनुष्य को आर्थिक शारीरिक रूप से कमज़ोर कर देता है। तो ये आपके डेजर्टिफिकेशन कैसे होता है, कहाँ होता है, किस प्रकार से होता है, उनके क्या क्या कारण रहते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के हिसाब से कौन से कारण हैं
और इसका जो अंततः परिणाम क्या रहता है उसके बारे में ये ऑनलाइन क्लास रही हमारी। थैंक यू, धन्यवाद। तो आज की ऑनलाइन क्लास के अंदर हमने बात की डिजिटिफिकेशन, मरुस्थलीकरण। मरुस्थलीकरण क्या होता है, मरुस्थलीकरण किन कारणों से होता है और उसके परिणाम मनुष्य पे क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, और प्रत्यक्ष रूप से क्या प्रभाव पड़ते हैं और परोक्ष रूप से आप देख सकते हैं क्या प्रभाव पड़ते हैं।